हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेल क्लासेस बाय बालेश्वर। चलिए आज शुरू करते हैं एक मेन टॉपिक को जो कि बहुत जबरदस्त टॉपिक है और पूरे नोट्स को बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से पढ़िएगा, मजा आएगा। एक एक पॉइंट मैं आपको पूरा समझाने वाला हूं, इतना बढ़िया मैं आपको बताने वाला हूं, एक एक पॉइंट आपको गजब का समझ में आएगा। जहां नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा। चलिए सभी लोग लाइव आ जाइए, कई बच्चे जुड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस। कोई भी कमेंट होगा आराम से करिएगा, कमेंट में पढ़ के भी जवाब दूंगा। आराम से आप पढ़िए, पहले पूरी क्लास पढ़िए तब मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। देखिए क्लास क्या दिया है, क्लास 10th का साइंस है, नोट्स है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लक्ष्य लिखा है। लक्ष्य कितने का लिखा गया है, यहाँ पे 100 का लक्ष्य लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 100 का लक्ष्य लिखा गया है, जिसमें 70 का पेपर होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। चलिए शुरू करते हैं, आगे देखिए ध्यान से, एक एक टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं, मजा आएगा। पहला चैप्टर है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। सबसे पहला टॉपिक है भौतिक परिवर्तन। सबसे पहला टॉपिक आप देख पा रहे होंगे, भौतिक परिवर्तन मतलब होता है फिजिकल चेंजिंग, वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का भौतिक गुण बदलता है। कैसा गुण बदलता है? भौतिक गुण बदलता है, परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। जैसे पानी का जमना, पानी जम गया है, बर्फ बन गया है, फिर वो पिघल जाएगा, फिर पानी हो जाएगा। पानी का उबलना, फिर भाप बन जाएगा। मोम का पिघलना, फिर जम जाएगा। मानी वो बदला नहीं है। कागज का फटना, कागज फट गया है, बाकी उसका परिवर्तन नहीं हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ है, उसकी केमिकल चेंजिंग नहीं हुई है। तो वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का केवल भौतिक गुण बदलता है और उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ये एग्जाम्पल है, अगर आपके एग्जाम में आएगा तो ऐसे लिखिएगा, जबरदस्त नंबर चढ़ेगा आपका विद एग्जाम्पल के साथ। चलिए आगे हम अगली टॉपिक को दिखाते हैं। अगली टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो लिखा है रासायनिक परिवर्तन, जिसको बोला जाता है केमिकल चेंजिंग। उसमें आप पढ़े थे कोई नया पदार्थ नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे देखिए वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ मूल रूप से नए पदार्थ में बदल जाता है, मतलब इसमें नया परिवर्तन होता है, नया पदार्थ बनता है, इसके संगठन में परिवर्तन हो जाता है, ठीक ना। जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लग गया, जंग से तो लोहा बनेगा नहीं। कोयले का जलना, कोयला अगर जल गया तो राख हो जाएगा, राख से कोयला नहीं बनेगा वापस। भोजन का पाचन, भोजन का पच गया, बात खत्म हो गया। भोजन पच के बाद आपका वो बाहर हो जाएगा, डिस्पोज हो जाएगा, मतलब मल बन जाएगा, ठीक है। अब तो उसको भोजन में दूध का फटना, दूध फट जाएगा तो दूध तो दोबारा बनाया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बन जाता है वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए, सबको आया समझ में? सबको आया? क्लियर है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन दोनों क्लियर है। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है, आप सबको याद कर लेना चाहिए। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ठीक है, एकदम गजब तरीके से लिखा गया है। मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड व अन्य अशुद्धियों जैसे धूल कण व नमी आदि को हटाकर शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त करने के लिए इसे वायु में जलाने से पहले साफ करना क्या होता है? आवश्यक होता है, ठीक है ना। आप एक बार दो बार रिवीजन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट रखिए, आपको याद हो जाएगा। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, 1 से 2 बार 3 बार वीडियो सुन लीजिए, मजा आ जाएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। रात को सुनिए, रिवीजन करिए, मजा आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए एक टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। यहाँ पे देखिए अभिकारक, क्या लिखा है? अभिकारक, और या इसी को बोला जाता है क्रियाकारक, या इसी को बोला जाता है रिएक्टेंट्स। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। मतलब इधर जो ये पार्टिसिपेट कर रहा है, जो भाग लिया है, यहाँ पे Mg और यहाँ पे ऑक्सीजन, ये क्या है? अभिकारक। ये क्या है? अभिकारक। अभिकारक को अंग्रेजी में बोलते हैं रिएक्टेंट्स, जिसको दिखाते हैं कैपिटल R से, ठीक ना। ये अभिकारक हो गया, लेकिन ये वाला जो है ये है प्रोडक्ट, जिसको बोला जाता है उत्पाद। देखिए क्या लिखा है? क्रियाफल, या क्या लिखा है? उत्पाद। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं उसे क्रियाफल या उत्पाद कहते हैं। जैसे यहाँ पे Mg और ये O2, ये तो अभिकारक है या क्रियाकारक है या रिएक्टेंट्स है, लेकिन ये जो MgO प्राप्त हुआ है ये मेरा प्राप्त हुआ है उत्पाद। क्या प्राप्त हुआ है? उत्पाद। हाँ, ये बराबर नहीं है, समीकरण बराबर नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कमेंट मत करिए। रिएक्शन नहीं हम बराबर कराना सिखा रहे हैं, रिएक्शन आगे बराबर करना सिखाएंगे। अभी मैं केवल आपको अभिकारक और उत्पाद के बारे में बता रहा हूँ, प्लीज कमेंट ना करें इसके बारे में, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ, अभिकारक और उत्पाद क्लियर हुआ, 4 टॉपिक क्लियर हो गया आपका, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, अभिकारक और उत्पाद। चलिए और एक वो लिखाए थे, क्वेश्चन लिखाए थे। देखिए यहाँ पे एक रासायनिक समीकरण है, देखिए क्या दिया है रासायनिक समीकरण। चलिए रासायनिक समीकरण समझते हैं।
रासायनिक समीकरण क्या कह रहा है? रासायनिक अवक्रिया को, ठीक है, यहां बोला है रासायनिक अवक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों माने सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। जैसे मैग्नीशियम रिबन का वायु ऑक्सीजन में दहन करना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। आप ऐसे एग्जाम्पल सहित ऐसे लिखेंगे ना, गजब का नंबर चढ़ेगा, बहुत जबरदस्त। मैग्नीशियम, इसमें क्या बोला है? भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था ये सॉलिड है, ऑक्सीजन ये गैस है, ये क्या है? सॉलिड है। माने यही तो बोला है कि रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित करते हैं, अभिकारकों को और उत्पादों में प्रतीकों सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है और प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। यही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। कंफर्म करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। वेरी गुड, सभी लोग लाइक कर दीजिए, एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए प्लीज, हम सबको देख पा रहे हैं, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लाइक शेयर करिए, सबको शेयर करिए, कई बच्चे जुड़ जाएं। शेयर करिए एकदम, हाँ तबाक शेयर करिए, इस पे व्यूज जाना चाहिए, तभी हम लाएंगे अगली वीडियो, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण है, देखिए समझिए, मजा आएगा, ठीक ना। चलिए देखते हैं, बहुत अच्छा से मैंने लिखा है। क्या लिखा है? रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या यदि समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे 2H2, यहां क्या लिखा है? 2H2, यहां क्या लिखा है? ऑक्सीजन, ये गैस और ये गैस भौतिक अवस्था है। ये 2H2O प्राप्त हुआ लिक्विड, मतलब तरल पदार्थ है, ये लिक्विड अवस्था में है, ठीक ना। तो चलिए मैं देखता हूं, यहां पे देखिए 2 दूनी 4, कितने हाइड्रोजन है? 4। और यहां पे देखिए 2 दूनी 4, कितने हाइड्रोजन है? 4। यहां पे कितने ऑक्सीजन है? 2। और यहाँ पे 2 है ना ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 क्या है? ऑक्सीजन है, 2 आगे से है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन क्या है? संतुलित है। देखिए दिए गए उदाहरण में क्रियाकारक और उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है, अतः दिया गया रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित है। अगर ये टॉपिक आ जाए ना, ऐसे बनाकर लिखना, जबरदस्त नंबर आपका चढ़ेगा, गजब का नंबर। साइंस वाला टीचर भी कहेगा कि कितना बढ़िया और संतुष्ट तरीके से आंसर आपने दिया है। चलिए हम अगला टॉपिक लेके चलते हैं। अगला टॉपिक लिखा है, हाँ यहाँ देखिए, संयोजन अवक्रिया। अवक्रिया तो पूछा जाता है, संयोजन एक तरीके से संयोजन का मतलब जान लो, जब जुड़ जाए, दो लोग क्या हो जाए? जुड़ जाए। देखो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन है ना, 2 लोग जुड़ के 1 लोग बन गए। यहाँ ये है ना, ये 2 लोग जुड़ करके 1 लोग। देखो संयोजन, संयोजन माने मिलना, मिलान होना, संयोग होना, वही संयोजन है। देखो जब किसी अवक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अवक्रिया को संयोजन अवक्रिया कहते हैं। 2 या 2 से अधिक मिलकर के एकल उत्पाद माने एक प्रोडक्ट बनेगा, बस इसे योगात्मक अवक्रिया भी कहते हैं। संयोजन अवक्रिया को योगात्मक अवक्रिया भी कहते हैं, माने योगात्मक अवक्रिया की परिभाषा भी यही होगी। एग्जाम्पल देखिए, कोयले का दहन, कार्बन है, ऑक्सीजन है, मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मिलकर जल का निर्माण कर दिया, ठीक है ना। ये चीजें हो गई संयोजन अवक्रिया का। अगर कंफर्म हुआ हो तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, सर गजब का नोट्स है, ठीक है ना, एक बार कंफर्म कर दीजिए प्लीज। चलिए आगे दिखाते हैं। यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ है, जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अवक्रिया से बुझे चूने का निर्माण, ठीक ना। ये बीकर है, यहाँ पे जल है, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड माने चूने का टुकड़ा डाला गया है, ठीक ना। तो ये CaO हो गया, सॉलिड हो गया, और जल मिलाया गया, ये बन क्या गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या हो गया? ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है, ये है कैल्शियम ऑक्साइड है ये। और ये आपका सब लोग बचपन से जानते हैं, ठीक ना, जब फर्स्ट सेकंड में थे नर्सरी वर्सरी में, तब से जानती है जल है, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक ना, ठीक ना, बुझा हुआ चूना, जिसको क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना कहते हैं। अच्छा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, जिसका फुल फॉर्म होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मतलब क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। प्लीज क्या होता है इसका मतलब? कैल्शियम कार्बोनेट। आगे चलिए, डन है, ये डन है, स्क्रीनशॉट वगैरह करना है कर लीजिए। अब देखिए हमको पढ़ना है वियोजन या अपघटन अवक्रिया। देखिए ये आ गया, संयोजन माने जुड़ना, वियोजन माने होता है टूटना, बस बात खत्म। देखिए वियोजन माने अपघटन अवक्रिया, ऐसी अवक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है उसे वियोजन या अपघटन अवक्रिया कहते हैं। एकदम क्लियर कट है, एकदम
संयोजन माने जुड़ना, वियोजन माने टूटना। फेरस सल्फेट का वियोजन, FeSO4 का वियोजन, जब उष्मा देंगे तो ये Fe2O3 और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन, CaCO3, जब इसको उष्मा देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। तो यही चीज आपके पास है, देख लीजिए आराम से, ऐसे आएगा वियोजन अपक्रिया, ऐसे हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा, एग्जाम्पल लिखिएगा, गजब का नंबर चढ़ेगा। वियोजन अपक्रिया का डन हो गया तो एक बार सब लोग कमेंट भेजिए कि सर हाँ डन है, सर कंप्लीट है, बेस्ट है। चलिए आगे चलिए, आगे हम चलते हैं आपको लेकर के उष्माशोषी अपक्रिया। क्या है बेटा, उष्माशोषी अपक्रिया। चलिए समझते हैं इस उष्माशोषी अपक्रिया को, ठीक ना। उष्माशोषी अपक्रिया है ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे उष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं, उसे उष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। जैसे N2 प्लस O2 प्लस उष्मा क्या बना, 2NO, क्या बना 2NO। तो यहाँ पे उष्मा देना पड़ा, यहाँ पे ये माइनस उष्मा जो दिया है ना, ये माइनस उधर जाएगा तो साइंस वाले सब लोग, मैथ वाले सब लोग जानते हैं प्लस उष्मा हो जाएगा, उसमें इसमें भी उष्मा का अवशोषण हो रहा है, ये वाला प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसी क्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता, माने उष्मा उसको देना पड़ता है तब होगा। जैसे मैगी तभी बनेगा जब उष्मा आप उसको दोगे, तो वह क्रिया उष्मा शोषी है, ठीक है ना, समझ गए, क्लियर हुआ। ये वाला एग्जाम्पल अच्छा है, ये वाला एग्जाम्पल अच्छा है ठीक है, कोई बात नहीं। देखो जल का वैद्युत अपघटन यहाँ पे लिखा है, ठीक ना, जल का वैद्युत अपघटन। देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक प्लास्टिक मग है, हाइड्रोजन इसमें है, जल है, यहाँ भी जल है, दोनों में रबर डॉट लगा है, मानी जिससे लीकेज वगैरह ना हो। ये कैथोड है, ये एनोड है, स्विच है, इसमें 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ा गया है और ये ग्रेफाइट राड है, पर्सनली ऑक्सीजन है, ठीक ना। इसमें जल का वैद्युत अपघटन का फिगर जब पूछा जाता है तो ऐसे बनाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए एक टॉपिक है, एक पॉइंट है, भोजन के पाचन में वियोजन अपक्रिया होती है, याद रखिएगा। भोजन के कण टूटते हैं, कौन सी अपक्रिया होती है, वियोजन अपक्रिया होती है। जय माता दी, सभी लोग कमेंट कर दे एक बार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया, ये पूछा जाता है, अधिकतर पूछा जाता है, कई बार इसीलिए लिखा गया है। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। अब आप लोग तो जान ही गए होंगे सफेदी कैसे होता है, चूने से होता है। पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। पदार्थ X की जल के साथ अपक्रिया लिखिए, बहुत बढ़िया है। पदार्थ X का नाम कैल्शियम ऑक्साइड माने बिना बुझा हुआ चूना है, जिसका सूत्र क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अब इसकी जल के साथ अपक्रिया, इसको ले लिया, जल के साथ अपक्रिया करा दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। यही हो गया इसका क्वेश्चन का आंसर। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्लियर है, समझ में आ रहा, मजा आ रहा क्लास। इसका अगर PDF आप चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हूं, देर बालाजी क्लासेस अनुपम सर का एक टेलीग्राम है, उसी पे आपको मिल जाएगा पूरा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए दिया गया विस्थापन अपक्रिया, क्या दिया गया है, विस्थापन अपक्रिया यहाँ पे दिया गया है। हाँ, ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु किसी एक परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है, उसे विस्थापन माने, विस्थापन माने दूसरे घटा करके खुद आ जाना, दूसरे घटा करके खुद आना। देखो यहाँ पे जिंक था, यहाँ पे कॉपर सल्फेट था, यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट। जिंक ने क्या किया, इस कॉपर सल्फेट को हटा दिया, तो अब ये जिंक सल्फेट ये यहाँ चला आया और ये यहाँ चला गया, ठीक ना। जिंक यहाँ चलाया तो बन क्या गया, जिंक सल्फेट, और कॉपर फ्री हो गया। माने एक स्थान से दूसरे स्थान, माने अपना स्थान चेंज करके बदल ले, ठीक ना। देखो Pv है, CuCl2 है, Pv यहाँ चलाएगा और Cu यहाँ चलाएगा। देखो PbCl2 हो गया और Cu कॉपर निकल गया, ठीक ना। तो यही है विस्थापन अपक्रिया, माने एक दूसरे लोग को विस्थापित कर दे, हटा दे वहां से, यही क्या कहलाता है, विस्थापन अपक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। हो गया, क्लियर है, डन करिए, मजा आया, क्लियर है टॉपिक। नोट्स कैसा है, इजी है या टफ है, बताते रहिए आप लोग। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ये वाला प्रयोग पूछा जाता है, अधिकतर पूछा जाता है, आप बना के आइएगा। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई लोहे की कीलें, ठीक ना, ये स्टैंड बना हुआ है, परख नली है, धागा इसमें पड़ा हुआ है, कॉपर सल्फेट का विलयन है और लोहे की क्या डाली गई है, कील डाली गई है, इसको बना के आना है। कैसे इसमें रिएक्शन होता है, कॉपर सल्फेट होता है प्लस क्या होता है, कॉपर सल्फेट का विलयन, इसमें लोहा डाला गया, लोहे की कील, तो क्या बनता है, फेरस सल्फेट। और ये बताइए, कॉपर यहाँ पे चला आया, इसको हटा दिया, कैसी अपक्रिया है ये, विस्थापन अपक्रिया। कैसी अपक्रिया ये, विस्थापन अपक्रिया। कई लोग का कमेंट आ रहा है विस्थापन अपक्रिया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे एक अपक्रिया लिखा गया है द्विविस्थापन अपक्रिया। क्या विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन, यहाँ पर डबल विस्थापन होगा। कैसे, Na चला आएगा Ba के स्थान पे और Ba चला आएगा Na के स्थान पे। ऐसी अपक्रिया जिसमें क्रिया कारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन कहते हैं। पहले
Na2SO4 था, अब BaSO4 हो गया, मानी ये BaSO4 के साथ Na2Cl के साथ चला गया, 2Cl हो गया, ठीक ना। देखिए यहाँ पे पोटेशियम चला जाएगा I के साथ चला जाएगा और Ba चला जाएगा यहाँ पे इसके साथ Br के साथ, ये रिएक्शन बन गया, ठीक है ना। तो ये है द्विविस्थापन रिएक्शन, ये है द्विविस्थापन अपक्रिया। एग्जाम्पल सहित क्लियर कर लीजिए, एकदम संतोषजनक सटीक एकदम सरल नोट्स, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, अपचयन ऑक्सीकरण अपक्रिया, वे अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन का त्याग हो उन्हें क्या कहते हैं, उपचयन अपक्रिया कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उपचयन, या इसी को बोलते हैं ऑक्सीकरण, ठीक ना। जैसे 2Cu + O2, ठीक ना, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ठीक ना, यहाँ भी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए ये क्या है, उपचयन है, ऑक्सीकरण है। और यहीं पे लिखा है अपचयन अपक्रिया, क्या लिखा है, अपचयन, वे अपक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो तथा ऑक्सीजन का त्याग हो उन्हें क्या कहते हैं, अपचयन अपक्रिया कहते हैं। CuO + H2, Cu प्लस क्या हो गया, H2 हो गया। तो ये था ऑक्सीकरण और अपचयन था, ये ऑक्सीकरण और क्या था बेटा, अपचयन था, ठीक ना। वैसे उपचयन मत पढ़ो, ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ो, ठीक है ना। चलिए लास्ट में चलते हैं अभी, हाँ, कापर ऑक्साइड में उपचयन, ठीक ना। यहाँ पे देखिए ये फिगर बनाया गया है, फिगर आप बना लीजिएगा, इसमें कापर का चूर्ण रखा गया है, कापर चूर्ण युक्त चाइना डिश है, ये माने चाइना प्लेट है, जाली रखा गया है, तिपाई है और इस पे बर्नर लगाया गया, गर्म किया जा रहा है, 2 कापर है और ऑक्सीजन है, तापन दिया जाता है, 2Cu बनता है, 2Cu क्या बनता है, O बनता है, ठीक ना। इसमें ऑक्सीजन ग्रहण हो रहा है इसलिए ये ऑक्सीडेशन है, इसलिए क्या ये ऑक्सीडेशन है, ठीक ना। उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अपक्रिया, उपचयन अपचयन या क्या है, रेडॉक्स अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन दोनों अपक्रिया साथ साथ हो उन्हें उपचयन या अपचयन या उसी को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, रेडॉक्स अपक्रिया। जैसे CuO है, CuO है, ऑक्सीजन निकल रहा है और हाइड्रोजन ग्रहण किया जा रहा है, तो एक तरफ इसका क्या हो रहा है, एक तरफ इसका उपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन ये त्याग रहा है और एक तरफ ये ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है, तो एक तरफ उपचयन हो रहा है, एक तरफ क्या हो रहा है, ये अपचयन हो रहा है। इसी को बोलते हैं रेडॉक्स अपक्रिया, इसी क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया। आगे देखिए क्या बोला है, निम्न अपक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। आपको पदार्थों की पहचान करना है, यहाँ 4N है, यहाँ O2 है, यहाँ 2Na2, सब कुछ मैंने लिखा है। इस अपक्रिया में सोडियम ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड में उपचयित हो रहा है, इसका अर्थ है कि ऑक्सीजन का यहाँ अपचयन हो रहा है। और CuO + H2O, Cu + H2O, इस अपक्रिया में हाइड्रोजन गैस का जल में उपचयित हो रही है, कापर ऑक्साइड का अपचयन कापर में हो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्लियर कर लीजिए, यहाँ पे ये पूछा जाता क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, मेरे हिसाब से यही एक लास्ट पेज है। चलिए दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रियाओं के प्रभाव देख लीजिए, क्या लिखा है, दैनिक जीवन में उपचयन के संचारण इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है। आगे जितने टॉपिक पढ़ाए अपक्रिया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संचारित होती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, संचारण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, लोहे पर जंग लगना, यही क्या कहलाता है, संचारण कहलाता है। संचारण तैयार कर लो, आ जाएगा। जितनी अपक्रिया के टॉपिक पढ़ाए हैं सब तैयार कर लीजिए, आएगा। विकृत गंधिता, क्या लिखा है बेटा, विकृत गंधिता लास्ट टॉपिक है आज का। तेल व वसा के उपचयित हो जाने पर ये विकृत गंधी हो जाती हैं तथा इनकी गंध व स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इनमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर अथवा भोज्य पदार्थों को निर्वातित पात्रों में रखकर या इनमें नाइट्रोजन प्रवाहित करके इस प्रक्रिया को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। कई बार देखे होंगे, अगर चिप्स वगैरह है, अगर कुछ दिन रख दो तो उसका तेल वेल दूसरे टेस्ट का हो जाता है, सब बदल जाता है, नरम हो जाता है, वही चीज है विकृत गंधिता, ठीक ना। उसके लिए नाइट्रोजन का यूज किया जाता है या वैसे डिब्बे में रखा जाता है। जैसे आलू की चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके इन्हें उपचयित होने से बचाया जा सकता है। तैलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। जय माता दी। और ये क्लास आपका क्या हो गया, एंड हो गया, ठीक है ना, ये समाप्त है। तो ये मैंने पूरा चैप्टर करा दिया है। आप कमेंट करके बताइएगा कहाँ आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।